हेलो एवरीवन, मैं रोली वर्मा आपकी राजकिशोरी देवी शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आपको एचआई का पेपर नंबर 2 स्पीच एंड स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लास्ट क्लास में भी स्पीच में मैंने बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है, जैसे कि स्पीच क्या होती है, वाणी क्या है, वाणी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब पे हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं अपने यूनिट नंबर 1.1 में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2.2। इसमें हम लोग वाणी से संबंधित अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि वाणी के कौन कौन से तत्व हैं और कौन कौन से उसके अलग अलग अवयव हैं। जैसे कि हम पहले यहाँ देख रहे हैं सेगमेंटल। इसमें हम लोग जब वाणी के अलग अलग उसकी परिभाषाओं के बारे में डिफिनेशन कर रहे थे, तब हमने देखा था कि हमारी जो वाणी है उसके 3 फेज होते हैं, सेगमेंटल, सुप्रा सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल। यहाँ जैसा कि हम पहले पॉइंट्स देख रहे हैं सेगमेंटल का, इसके अंतर्गत वाणी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। टुकड़ों में का अर्थ यहाँ से हो सकता है फोनेम से, फोनेम जैसे का, खा, गा, घा, आ, ये सब क्या है, फोनेम से एक तरह के। जब हम सेगमेंटल में बात करते हैं वाणी का अध्ययन करने के लिए, तो इसमें जो वाणी होती है वो विभक्त करके उपयोग की जाती है, विभक्त करके लर्न किया जाता है। जैसे कि हमारा किसी बच्चे में स्टैमरिंग या स्टार्टरिंग की कंडीशन होती है, तो यहाँ पर ये आपका सेगमेंटल फेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सेगमेंटल में ये जान पाते हैं कि बच्चे को किस अल्फ़ाबेट पर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बोलने में ज़्यादा दिक्कत है, वो बच्चा कहाँ किस वर्ण पे ज़्यादा स्टैमरिंग की कंडीशन है। आज स्टैमरिंग की कंडीशंस होने पर बच्चे को हम सेगमेंटल अलग अलग फेजेस को अध्ययन करते हैं और एग्जामिन करते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं पेन। पेन का अर्थ होता है पा, अ, ए, न, आ। तो यहाँ पर जो हम इस पेन शब्द का अध्ययन जब कर रहे हैं, तो इसमें हम अलग वर्ण को अलग अलग विभाजित करके पढ़ रहे हैं। जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर, व्यंजन, हास्य स्वर, आपका विलुप्त स्वर, कौन कौन से स्वर इसमें से विलुप्त हैं, उनका अध्ययन करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स क्या है? वो कंसोनेंट्स वो वर्ण हैं जो हमारे वॉवेल्स के अलावा जितने भी हमारे वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। वॉवेल्स हमारे 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। और उसके अलावा अंग्रेजी वर्णमाला में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सभी हमारे कंसोनेंट्स हैं। कंसोनेंट्स क्या होते हैं? वॉवेल्स बोलने के लिए हमारे किसी भी ओरल कैविटी को किसी भी और अंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वॉवेल्स स्वतः ही उच्चारित होता है। लेकिन हमारे जो कंसोनेंट हैं उनको उच्चारित करने के लिए हमें अतिरिक्त अंगों की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आपका हो गया टंग, टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ, समथिंग। ये वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में उच्चारण कारकों की भूमिका सक्रिय होती है तथा अधिक समय लगता है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन उच्चारण के आधार पर अलग अलग होते हैं, जैसे उच्चारण के स्थान के आधार पर, व्यवहार के आधार पर हमारे व्यंजन अलग होते हैं, जैसे फेस, मैनर, वॉइसिंग। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेशन की। आर्टिकुलेशन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव आर्टिकुलेटर्स। एक्टिव आर्टिकुलेटर्स जिसमें हम मूवमेंट करते हैं किसी शब्द को बोलने के लिए, और पैसिव आर्टिकुलेटर्स वो जिसमें हम किसी शब्द को उच्चारित करते समय हमें मूवमेंट ना करना पड़े, उसे हम पैसिव कहते हैं, जो हिलते नहीं हैं। जैसे हमारा लोअर जॉ, लोअर टीथ और आपका हार्ड पैलेट, जिनमें मूवमेंट्स नहीं होते, वो निष्क्रिय उच्चारण अंग कहलाते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अभी हम लोग कुछ देर में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये आर्टिकुलेटर्स क्या होता है, फोनेम्स क्या होते हैं, आपके डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, वॉइस डिसऑर्डर कौन से हैं। ओके। अब हम बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकुलेटर्स हैं। ओस्ट यानी हमारे ओठ।
ओठ हमारा एक आर्टिकुलेटर्स के रूप में कार्य करता है जो शब्दों को बोलने या उच्चारित करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दंतिष्ठ यानी हमारे दांत। व्यंजन ध्वनियों जो कि ऊपर या नीचे के दांतों को टच करके बोला जाता है उन्हें हम दंतोष्ठी वर्ण या शब्द कहते हैं। जैसे व, कंठ। कंठ क्या है? जीभ का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करते हुए हवा को रोककर ध्वनि निकलती है, उसे हम कंठ कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, मूर्धन्य। ये वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण के समय जीभ का निचला भाग तालु को छूकर निकलता है, बिना उसमें जिससे अवरोध होता है उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। व्यवहार के आधार पर व्यंजन। व्यवहार के आधार पर व्यंजन अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन पहला, ये वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में वायु पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है और मार्ग अचानक खुल जाता है, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। संघर्षीय व्यंजन। इस प्रकार के व्यंजन को उच्चारित करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, यानी हमारे आर्टिकुलेटर्स को संघर्ष करना पड़ता है। जैसे श, स, ह, श। ये सब ऐसे उच्चारण हैं, ऐसे वर्ण हैं जिनको उच्चारण करने में हमें संघर्ष करना पड़ता है, यानी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आर्टिकुलेटर्स को। अंतस्थ व्यंजन, ये वे शब्द हैं जिनको अंतस्थ यानी हमारे अंदर ओरल कैविटी के निचले पीछे हुए भाग से उच्चारित होता है। जैसे या, र, ला, वा। ये शब्द क्या है? वर्ण क्या है? आपके अंतस्थ है। और लुपित व्यंजन, जब जीभ के आगे भाग को मसूड़ों के किनारे से जल्दी जल्दी और बार बार हम बोलने की कोशिश करते, स्पर्श करता है, उसे लुठित ध्वनि कहते हैं। रा, ट्रा। नशिका ध्वनि, जिन ध्वनियों के उच्चारण में नाक के द्वारा ज्यादा हवा बाहर निकलती है उसे नेजल साउंड्स या नसिका ध्वनि कहते हैं। जैसे ना, म, अणा, ड। ये सब शब्द कैसे, वर्ण कैसे हैं आपके? अंगा, आहा। ये सब आपके। अब हम बात करते हैं आवाज के आधार पर। आवाज के आधार पर निम्न भागों में उच्चारण को बांटा गया है। जैसे पहला अघोष, शघोष। अघोष क्या चीज है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन ना हो उसे अघोष कहते हैं। इसे हिंदी में प्रत्येक वर्णमाला का दूसरा अक्षर अघोष होता है। अघोष क्या होता है? हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर दूसरा अक्षर अघोष है। और सघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन हो उसे सघोष व्यंजन कहते हैं। जैसे ग, घ, अण, ज, द। अल्प प्राण और महाप्राण क्या चीज है? अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में कम हवा बाहर निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा बाहर निकले उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं, यानी कम हवा बाहर निकल। अल्प माने कम। क, ग, अड़ा, च, ज, ड। महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख से ज्यादा हवा बाहर निकले उसे हम महाप्राण से वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ख, ग, घ, छ, ढ, थ। ये सब हमारे आपके महाप्राण शब्द हैं, वर्ण हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को ही हम स्वर कहते हैं। स्वरों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? पहला, स्वर को 3 उपभागों में बांटा गया है। हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। हास्य स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। ये एक मात्रिक स्वर होता है। जैसे आ, ई, उ, ए। आ, ई, उ। ये एक मात्रिक स्वर है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगे हम उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जीभ का ऊपरी भाग आकार
में भी परिवर्तित होता है। इसमें आ, ई, उ, ए औ विलुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, किसी के पुकारने पर या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बाप रे, श, ओम, र, ये सब दीर्घ स्वर है, इनमें ज्यादा टाइम लगता है। जैसे ओम। आई होप आप लोगों को ये सेगमेंटल का कंडीशन तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सेगमेंटल क्या है। अब हम बात करते हैं सुप्रा सेगमेंटल की। आपके स्पीच के पेपर में ये क्वेश्चन इस टाइप का जरूर एग्जाम में आता है कि सेगमेंटल क्या है, सुप्रा सेगमेंटल क्या है, इसे विस्तार रूप से बताइए। ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपको लर्न करने में। अब हम बात करते हैं सुप्रा सेगमेंटल की। सुप्रा सेगमेंटल क्या है? वाणी का वह गुण जिसमें वाणी संपूर्ण कहा जा सकता है, उसे हम सुप्रा सेगमेंटल कहते हैं। सुप्रा सेगमेंटल के कुछ भाग होते हैं, जैसे इंटोनेशन, फेज, स्ट्रेस, आपका रेट ऑफ स्पीच और सिलेबल। ये सब जो चीज़ें हैं वो आपके सुप्रा सेगमेंटल के कैरेक्टर्स हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर और भाग हैं। जैसे इंटोनेशन क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, फेस क्या है, आपका रिदम क्या है, रेट ऑफ स्पीच क्या है। जब किसी व्यक्ति का सुप्रा सेगमेंटल का जो फेस होता है, बोलने का जो प्रोसेस होता है, वो नॉर्मल होता है, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी वाणी भी नॉर्मल है, अर्थात उसकी वाणी में कोई किसी भी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। अब हम यहाँ पहले हेडलाइन की डिस्कशन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटोनेशन। किसी वाक्य को बोलते समय भागों को अनुरूप वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में उतार चढ़ाव को हम इंटोनेशन कहते हैं। भाव, जो शब्दों का भाव है उसमें अगर भाव के समेत बोला जा रहा है तो हम उसे इंटोनेशन कहेंगे, यानी उनके बोलने का तरीका। जैसे संबोधन का चिन्ह हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। जब हम भाव है, एक ही क्वेश्चन को हम कई बार पूछ सकते हैं, जैसे तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो दोनों का बोलने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इंटोनेशन के अलग अलग फेजेस को हमको देखने को मिली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस यानी दबाव। शब्दों को उच्चारित करते समय यदि उन शब्दों के बीच उन प्रत्येक शब्दों के बीच में बराबर से अगर हम उसमें दबाव ना रखें और उसके बोलने का जो हमारा वे है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो, हर शब्द को उच्चारित करने के लिए हमें जो उचित स्ट्रेस यानी दबाव देना होता है अपनी वाणी पर, वो हमें अगर सही समय पर प्रयुक्त नहीं करते तो हमारी वाणी एप्रोप्रिएट नहीं होती, उसका बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अर्थात हम इसे कह सकते हैं विशेष शब्द पर जोर देना। बेटा तुम पढ़ाई करो, बेटा तुम पढ़ाई करो, तो यहाँ तुम शब्द पे हम ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस शब्द पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तुम शब्द पे। यानी अर्थात मैं पूरे क्लासरूम से नहीं कह रही हूँ कि तुम पढ़ो, मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे से कह रही हूँ कि बेटा तुम पढ़ो। अगर किसी शब्द पर हम जोर ना दें तो उस सेंटेंस का कोई मीन नहीं है। अर्थात अगर कोई शब्द हम बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उस सेंटेंस में अगर हम महत्वपूर्ण वर्ड पे, शब्द पर बल ना दें तो जो हमारे बोलने का, जो सेंटेंस का जो बोलने का मतलब है वो बेकार हो जाएगा। तो हमें एप्रोप्रिएट दबाव होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद होगा फेजेस। वाणी को उत्पन्न करने के क्रम में वाक्य के बीच में जो क्षणिक अंतराल होता है उसे हम फेज या ठहराव कहते हैं। तुम घर चलो मैं आता हूँ, इसमें अगर हम जैसे तुम घर चलो मैं आ रही हूँ, तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये सुनने में और समझने में दोनों चीज़ों में ही गलत है। तो अगर हम उस सेंटेंस के बीच में एक एप्रोप्रिएट ठहराव रखते हैं या विराम देते हैं
तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है और सेंटेंस को सामने वाला अच्छे से समझ भी पाता है। जैसे तुम घर चलो मैं आता हूँ। अब बात करते हैं हम रिदम की। वाणी के क्रम में एक टाइम पैटर्न के अनुसार बदलाव होता है, उसे हम रिदम कहते हैं। रिदम अर्थात हम कह सकते हैं लय। हर अगर मैंने एक शब्द अभी बोला राम तुम घर जाओ, राम शब्द बोलने के और तुम घर जाओ के बीच में जो डिस्टेंस है, टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ना तो सुनने वाले को ठीक लगेगा ना बोलने वाले को। इसमें हम कह सकते हैं किसी शब्द को उच्चारित करते समय किसी सेंटेंस को उच्चारित करते समय उसका रिदम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की रेट ऑफ स्पीच। एक मिनट में बोले गए शब्दों की संख्या को ही हम रेट ऑफ स्पीच कहते हैं। अक्षरों के सिलेबस की संख्या को ही हम वाणी की दर कहते हैं। एक मिनट में एक सामान्य व्यक्ति 160 से 180 शब्द को बोल सकता है। एक सामान्य व्यक्ति अपने रेट ऑफ स्पीच में एक मिनट में 160 से 180 वर्ड्स शब्द को उच्चारित कर सकते हैं, जबकि एक सेकंड में 5 से 6 शब्दों को उच्चारित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेबल। अक्षर एक ध्वनि या एक से अधिक ध्वनियों की वह इकाई है जिसका उच्चारण झटके से होता है तथा जिसका उच्चारण आवश्यक होता है। सिलेबल अक्षरों और ध्वनि के लिए वो इम्पोर्टेंट शब्दों के बाद जो इकाई होता है उसे हम सिलेबल कहते हैं। अब हमारा यूनिट नंबर 3 है डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। इसमें हम लोगों ने अलग अलग इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जिसे हम अपनी थ्योरी पढ़ने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए अब हम लोग वाणी या स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इन ए लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? मॉर्फेम, फोनेम, सिलेबल या गार्फेम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें होती है आपकी फोनेम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर है बी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। लैंग्वेज की कंप्रीहेंशन मैंने समझना के लिए कौन सा ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो इंपॉर्टेंट होता है? इसका सही आंसर होगा हमारा वर्निक एरिया, ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द टर्म फॉर द रूल्स दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंस को जो स्ट्रक्चर प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? सिनेमैटिक्स कहते हैं। सिनेमैटिक्स जो है वो हमारे टर्म्स एंड रूल्स को गवर्न करता है सेंटेंस को क्रिएट करने में। आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा डी। इसका सही ऑप्शन है डी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोम्स। मॉर्फोम्स के एग्जाम्पल कौन सा सही ऑप्शन है? द साउंड बी इज इन बैट, द वर्ड रन, द प्रीफिक्स ऑन द अंडर, द लेटर ए। इसका सही ऑप्शन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ द मॉर्फोम्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द लेटर ऑफ ए, द लेटर ए। In speech therapy, which term describe
डिफिकल्टी विथ द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड्स, हमें स्पीच साउंड प्रोडक्शन करने में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, अफेजिया, अप्रैक्सिया या आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। जब हम स्पीच साउंड में प्रॉब्लम होती है तब हम इसे आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग इन लैंग्वेज। इसका सही आंसर होगा, पहला क्वेश्चन ऑप्शन है सिंटैक्स, दूसरा है प्रैग्मेटिक्स, तीसरा है सिनेमैटिक्स और चौथा है फोनेम्स। विच इज द स्टडी ऑफ वर्ड मीनिंग इन लैंग्वेज। लैंग्वेज के जो वर्ड मीनिंग है वो कौन बताता है? स्टडी किस में हम अध्ययन करते हैं? इसका सही आंसर होगा प्रैग्मेटिक्स, सिनेमैटिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। विच इज द प्रैग्मेटिक्स इन लैंग्वेज? द स्टडी ऑफ साउंड्स इन लैंग्वेज, द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 3 द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 4 द यूज ऑफ द लैंग्वेज इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। इसका सही आंसर होगा विच व्हाट इज द प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज। प्रैग्मेटिक इज अ क्या? प्रैग्मेटिक्स क्या है? प्रैग्मेटिक्स जो है वे है सेंटेंस को बोलने का। इसका सही आंसर होगा द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर बी। जब हम सेंटेंस को बोलते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बोलने का मेथड कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में किसे हम फॉलो करते हैं? स्पीकिंग को, राइटिंग को, रीडिंग को, सिंगिंग को। Which of the following is receptive language skill? Receptive language skill में हम जब भी एग्जामिन करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन होगा स्पीकिंग। आखिर हमने कितनी लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, कितनी चीजों लैंग्वेज की कितनी चीजों को सीखा। इसका सही आंसर होगा स्पीकिंग, ए नंबर। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का इज करेक्ट आंसर है स्पीकिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द अफेजिया। अफेजिया क्या है? ए डेवलपमेंटल डिले स्पीच? नो। ए लॉस ऑफ एबिलिटी अंडरस्टैंड ऑफ एक्सप्रेस स्पीच? द इनएबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन सर्टन साउंड्स? नो। डिफिकल्टी इन रीडिंग? इसमें सही आंसर होगा अफोनिया इज लॉस ऑफ एबिलिटी अंडरस्टैंड एक्सप्रेस स्पीच। इनएबिलिटी प्रोडक्शन सर्टेन साउंड्स। अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, अर्थात लॉस ऑफ एबिलिटी। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इनएबिलिटी टू प्रोडक्शन सर्टेन साउंड्स। क्योंकि इसका सही आंसर सी इसलिए होगा कि क्योंकि जो अफेजिया की कंडीशन है वो परमानेंटली नहीं होती है। अफेजिया ठीक भी हो सकता है, कभी कभी कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस हो जाती है। जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ तब भी हम क्या करते हैं, शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है। आई थिंक हमारी वॉइस को क्रिएट करने में कठिनाई होती है, परेशानी होती है, हम शब्दों को बोल नहीं पाते। ठीक है, इसका सही आंसर होगा इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन साउंड्स, कुछ साउंड्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ हम सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसा कि नाम से ही डिनोट होता है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी यानी फोनेम्स। जब हम फोनेम्स का अध्ययन करते हैं तो इसे हम फोनोलॉजी कहते हैं। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है? जब हमारी फोनेम्स में प्रॉब्लम होती है बोलने में। जैसा कि पहला है डिफिकल्टी इन ग्रामर रूल्स, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी है आपका प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग, आई थिंक। ऑप्शन नंबर 3 error in the production speech sound due to difficulties in sound system of a language, inability of write and read। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
errors in the production of speech ड्यू टू डिफिकल्टी इन द साउंड्स ऑफ द सिस्टम्स लैंग्वेज। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं फोनोलॉजी की, फोनोलॉजी हमारी कनेक्ट करती है आपके फोनेम से। फोनेम्स अर्थात हिंदी में वर्ड, शब्द, वर्ण, अंग्रेजी वर्णमाला के जो वर्ड्स होते हैं उनमें जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लैंग्वेज को पढ़ने का पहला मेथड ही होता है फोनेम्स का अध्ययन। आई थिंक इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम यहाँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है जैसा कि मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लुएंसी डिसऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लुएंसी डिसऑर्डर। यहाँ पहला है हमारा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, दूसरा है हमारा डायफोनिया, स्टैटरिंग, और लास्ट ऑप्शन है हमारा अप्रैक्सिया। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टैटरिंग। स्टैटरिंग इज अ फ्लुएंसी डिसऑर्डर बिकॉज जब कोई व्यक्ति बोलते समय एक ही शब्द पर रुक जाता है या एक ही शब्द पर ज्यादा जोर देता है तो कहीं ना कहीं जो उसके बोलने की जो रेट ऑफ स्पीच है, फ्लुएंसी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो इसीलिए फोनेम आप कह सकते हैं कि फ्लुएंसी डिसऑर्डर में स्टैटरिंग इज द मोस्ट डिसऑर्डर होता है जिसे हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर में एग्जामिन करते हैं। स्टैटरिंग, स्टैमरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टर्म्स फॉर डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग द मूवमेंट नीडेड टू स्पीच। यानी हमारे डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेटिंग इन द मूवमेंट ऑफ नीडेड फॉर स्पीच। स्पीच के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अफेजिया, अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, डायस्थीरिया, डायस्पेजिया। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच। इसमें क्या है, जो हम कोऑर्डिनेटिंग ऑफ मूवमेंट है वो स्लो हो जाती है किसी कारणवश से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, विच स्पीच disorder, which speech disorder involves muscles weakness affecting production speech। इसे हम अफेजिया कहते हैं, डायथीरिया कहते हैं। पहला ऑप्शन है डायथीरिया, दूसरा ऑप्शन है स्टैटरिंग, तीसरा ऑप्शन है अफेजिया और चौथा ऑप्शन है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर। जब भी मसल्स वीकनेस की बात आती है और उसके कारण अगर हमारी स्पीच प्रोडक्शन प्रभावित होती है तो उस कंडीशन को हम डायस्थीरिया कहते हैं। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायस्थीरिया की कंडीशन में हमारी जो मसल्स होती है वो काफी वीक हो जाती हैं और वाणी उत्पादन में हम कह सकते हैं स्पीच प्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। आइए हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग is not considered a speech disorder। इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है क्लैटरिंग, दूसरा ऑप्शन है आपका डायस्थीरिया, कोई ऑप्शन नंबर थर्ड है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वॉइस डिसऑर्डर। इसमें हम यहाँ बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू स्पीच डिसऑर्डर। इसमें कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसे हम स्पीच डिसऑर्डर नहीं मानते? इसका सही आंसर होगा बी, डायस्थीरिया, which is a common characteristic of clattering। What do you mean the common characters of the clattering? हमारे हकलाने की या तुतलाने की में कॉमन लक्षण क्या है? पहला, स्लो रेट ऑफ स्पीच, बिल्कुल नहीं। रिपीटेशन एंड प्रोंगुलेशन ऑफ साउंड, repeated and disorganized speech, difficulties understanding languages। इसका ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही सही आंसर हैं। पहला रिपीटेशन ऑफ प्रोलॉन्गेशन साउंड, दूसरा ऑप्शन है रिपीटेशन डायग्नोसिस और स्पीच। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। Question number 16, which disorder is characterized by the strained
हॉर्स एंड ब्रीदी वॉइस। जब कभी हमें सर्दी जुकाम खांसी होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो वॉइस होती है वो ब्रीदी हो जाती है, हर्ट्स हो जाती है, कर्कश आवाज हो जाती है। तब हम कह सकते हैं कि उसे डिस्फोनिया हो गया है, अप्रेक्सिया, डिसलेक्सिया, अप्रेक्सिया, कौन सी कंडीशन उसको हो जाती है। इस कंडीशन को हम कह सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन नंबर सही है। डायफोनिया। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। व्हाट इज द सिम्टम ऑफ वॉइस डिसऑर्डर। वॉइस डिसऑर्डर के कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? मिस pronunciation of sound, slow and centered speech, inconsonant pitch and volumes when speaking, difficulty in word retelling। इसका सही ऑप्शन होगा स्लो एंड स्लेटर स्लोड स्पीच। और अब हम बात करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। विच स्पीच डिसऑर्डर ऑफ्टन रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रेन डैमेज एंड अफेक्टिंग द एबिलिटी टू फॉर्म्स वर्ड्स। जब किसी भी व्यक्ति का, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच स्पीच डिसऑर्डर ऑफ्टन रिजल्ट, हम अगर किसी व्यक्ति ने भाषा और वाणी का ज्ञान पहले से है लेकिन किसी कारणवश उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो वाणी की जो क्षमता थी, वाणी जो उसने सीखी थी, वो कहीं ना कहीं लैप्स हो गई, मतलब खत्म हो गई, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच, स्टैटरिंग, डिसलेक्सिया, नो, दिस इज आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, नो, अप्रैक्सिया ऑफ वॉइस, क्योंकि सेकेंडरी लॉस ऑफ वॉइस होता है। जब व्यक्ति भाषा सीखने के बाद अगर उसे स्पीच में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या किसी कारणवश चोट लगने के कारण सर पे वो इस चीज़ों को भूल जाता है भाषा को, तो हम उसे अप्रैक्सिया ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ए चाइल्ड हु ओमिटेड और substituted sound like rabbit and rabbit like has what types of the disorder? This disorders is इसमें हमारा 19 नंबर क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। ए चाइल्ड हु ओमिट मैंने गायब कर देना, सब्स्टिट्यूट साउंड्स लाइक रैबिट टू रैबिट फॉर रैबिट लाइकली वाज हैज व्हाट टाइप्स ऑफ द डिसऑर्डर। जब एक बच्चा ओमिट कर देता है, किसी शब्द को गायब कर देता है, तो हम इसे किस प्रकार का डिसऑर्डर कहते हैं? इस प्रकार के डिसऑर्डर को हम हमेशा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में एग्जामिन करते हैं। जैसे कि बच्चे को किसी शब्द को ओमिट कर देता है, नहीं, इसे हम फ्लुएंसी डिसऑर्डर में लेते हैं, क्योंकि बच्चे को किसी एक शब्द को, जैसे कमला को तमला बोलना, रैबिट को बैबिट बोलना, इसी तरह से कलम को तमल बोलना, तो ये हमारा फ्लुएंसी डिसऑर्डर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। विच of the following can be symptoms of fluency disorder? जो हमारे फ्लुएंसी डिसऑर्डर है उसके कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसा कि हॉर्स वॉइस हो सकता है लेकिन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। डिफिकल्टीज ऑफ द ग्रामर बिल्कुल नहीं। रिपीटिशन ब्लॉक्स एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द साउंड, माइक्रोफोनेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्पेसिफिक साउंड्स, माइक्रो मिस pronunciation of specific sound, no। इसका ऑप्शन नंबर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर सिम्टम्स में आपका रिपीटेशन ब्लॉक्स एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द साउंड। जब कोई व्यक्ति
आपका फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है तो बच्चे कहीं ना कहीं किसी एक शब्द पर जाकर रुक जाते हैं, जैसे स्टैमरिंग और स्टार्टरिंग की कंडीशन में होता है, या हम कह सकते हैं क्लैटरिंग की कंडीशन होती है। स्टैमरिंग की जैसे कप 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 किसी क शब्द पे रुक जाना, शिश शिश श शब्द पे रुक जाना, तो ये हमारा फ्लुएंसी डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है, जिसे हम रिपीटेशन, लॉक्स एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ द साउंड्स को इसे कहते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आज हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए हमारी तैयारी अच्छी होती है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे स्पीच के यूनिट नंबर 3.2 के बारे में। आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर क्रॉस करें।